हेलो दोस्तों, एट्रियल फिब्रिलेशन जो कि हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स में से सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी भी बीमारी के कारणों को समझना ज़रूरी है। यदि हम बीमारी के कारणों को समझ पाएंगे तभी हम उसकी ट्रीटमेंट और उसके निवारण को समझ पाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक में हर एक कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ कारण थोड़े सरप्राइजिंग भी होंगे, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। हर कारण की अपनी इंपॉर्टेंस है। टॉपिक के एंड में कुछ कारणों में स्पेसिफिकली क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ों पर भी हम थोड़ा ओवरव्यू डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। हर व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा है सबको एट्रियल फिब्रिलेशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हार्ट के सर्किट्स परमानेंटली डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट कारण है एट्रियल फिब्रिलेशन का। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर रिलेटेड हार्ट चेंजेस बढ़ते जाते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन होने का चांस बढ़ जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट अटैक भी एट्रियल फिब्रिलेशन का चांस हो सकता है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट अटैक में बहुत कम केसेस में यानी सिर्फ 5% केस में देखा जाता है। तो हार्ट अटैक का मार्कर इसको मान के नहीं चलिए। जब कभी भी नया एट्रियल फिब्रिलेशन कोई पेशेंट लेके आता है तो आप ट्रोपोनिन करके देखते हो, और यदि वो पॉजिटिव आए तो आप एंजियो करके देखते हो। ज़्यादातर एट्रियल फिब्रिलेशन में अपने आप में ट्रोपोनिन या कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव नहीं आने चाहिए, और अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। हार्ट अटैक के कई बार चेंजेस इसमें मिस हो सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को सडन एट्रियल फिब्रिलेशन है तो इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन लेके आने वाले व्यक्ति का एटलीस्ट कार्डियक मार्कर्स देख लेना चाहिए, और यदि पॉजिटिव आए तो एंजियो करना चाहिए। हर व्यक्ति जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन है सबका एंजियो करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हार्ट वाल्व का किसी को अगर प्रॉब्लम है, यानी अगर वाल्व उसका सिकुड़ गया है या लीक हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट्स में भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। हार्ट फेलियर अगर किसी व्यक्ति को है जिसमें हार्ट की पंप क्षमता बिगड़ गई और हार्ट पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली, तो वैसे पेशेंट को भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की कोई मसल की अगर प्रॉब्लम है तो वैसे लोग को भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, जिसमें हार्ट में अलग अलग तरह की कार्डियोमायोपैथी जैसे डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इस तरह के पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। थायराइड की अगर प्रॉब्लम है, थायराइड अगर बढ़ा हुआ है तो वैसे व्यक्ति को भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। थायराइड ज़्यादा वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है, कम वाले पेशेंट में यूजुअली नहीं होता है। अगला पॉइंट थोड़ा सा कैची है। ओबेसिटी में अपने आप में भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। यदि किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिससे अपने आप में एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। इसलिए मोटे लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगला इससे ही रिलेटेड है, स्लीप एपनिया में भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। स्लीप एपनिया ऐसी बीमारी है जिसमें वजन ज़्यादा होने की वजह से श्वास की नली दबने लगती है। जब श्वास की नली दबती है तो व्यक्ति को श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, और इस बीमारी में प्रॉब्लम ऐड करता है एट्रियल फिब्रिलेशन। यदि किसी व्यक्ति को स्लीप एपनिया है तो एट्रियल फिब्रिलेशन का चांस ज़्यादा है। इसका सोल्यूशन है वजन कम करना। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना और ड्रग्स लेना, इस तरह की चीज़ों से भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। लंग्स की बीमारियां यानी अस्थमा और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ के पेशेंट्स में भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसका कारण हो सकते हैं। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, खासकर पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अगर कमी या ज़्यादा हो तो इससे भी हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडीशन इफेक्ट होता है और इससे एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। लास्ट का पॉइंट थोड़ा सरप्राइजिंग है। स्ट्रेस के वजह से भी या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी या साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। ये भी एक रेयर लेकिन इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर उम्र दराज लोगों में होगा। यंग पेशेंट जिनके सर्किट्स पूरी तरह से नॉर्मल है उनको स्ट्रेस से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए थोड़ा अनयूजुअल है कई बार, लेकिन हो सकता है। लास्ट में लेकिन ये भी है कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी कारण नहीं मिलता है, आप सब जाँच करते हो सब कुछ नॉर्मल मिलता है, इसको लोन एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसको हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि कई बार बिना किसी कारण के भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, जहाँ सब जांच के बाद भी सब कुछ नॉर्मल आता है। टॉपिक का ओवरव्यू है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है तो बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत अलग अलग तरह के इसके कारण होते हैं, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप कारण को ठीक कर देते हो तो काफ़ी हद तक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि पूरी तरह वो ठीक हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको एट्रियल फिब्रिलेशन का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बीमारी का भी ट्रीटमेंट करता है, दोनों को साथ में करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। कारणों को समझना और उसके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी दवाइयों को चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सिर्फ कारण पर फोकस करते हैं या सिर्फ एएफ पे फोकस करते हैं
तो दोनों में सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको दोनों पर एक साथ फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। एट्रियल फिब्रिलेशन पर हमने काफ़ी बड़ा वीडियोस का सीरीज़ किया, बहुत सारे वीडियोस किए, सभी को आप चेकआउट करेंगे तो बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।